Hello friends, my name is Atulya Kumar. I am assistant professor at BBD ITM Lucknow. Today we are going to study about Pascal's law. So in today's lecture, the content of the lectures are Pascal's law, application of Pascal's law. We will study a brief introduction about what is hydrostatic paradox and liquids in relative equilibrium. So let's start. Pascal's law. According to the Pascal's, it states that the intensity of pressure at any point in a liquid at a rest is same in all direction. इसका मतलब कि अगर हम कोई फ्लूइड हमारा कोई अगर हमने किसी कंटेनर में या किसी भी स्पेस पे अगर हमने किसी फ्लूइड को एक्युमुलेट किया है मतलब कलेक्ट किया है, उस फ्लूइड के पे अगर हमने किसी एक पॉइंट पर प्रेशर निकाला तो उस प्रेशर वो उस पॉइंट के चारों डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो सेम होगा. द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. सपोज करते हैं कि सपोज करिए कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया, फ्लूइड फिल किया हुआ, फ्लूइड इसमें कंप्लीटली फिल है और इस फ्लूइड पे हमने क्या किया कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा. तो हमने क्या किया, हमें पता है कि प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के हिसाब लॉ के हिसाब से कि रो जी इंटू एच होता है. तो यहाँ तक तो हमने प्रेशर मेंशन कर दिया कि अगर ये हाइट एच है तो रो इंटू जी इंटू एच है. लेकिन अगर हमें एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में अगर हमें प्रेशर मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने पास्कल साहब ने लॉ दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट अ रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. मतलब अगर जो प्रेशर एक्स डायरेक्शन में था यानी कि जो प्रेशर वाई डायरेक्शन में था, ये रो इंटू जी एच क्या है, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी इंटू वाई इक्वल टू रो जी इंटू एच. इसी को है पास्कल्स लॉ के हिसाब से कि ये सेम किसके बराबर में होगा, ये रो प्रेशर एक्स के बराबर में भी ये होगा और सिमिलरली प्रेशर जेड के बराबर में भी सेम होगा. तीनों डायरेक्शन में प्रेशर सेम होंगे. अभी हम उसी चीज को डिराइव करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक इस तरीके का हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, एक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक हम वेज टाइप के एक बॉडी ले लेते हैं जो कि हमारे इस कंटेनर के अलोंग, ये मेरा पूरा कंटेनर था और इस कंटेनर के अलोंग हमने इसको ऑब्जर्व किया हुआ था, इस कंटेनर के अलोंग हमने इसको ऑब्जर्व किया था इस तरीके से. तो देखा गया था कि अगर ये वेज है, वेज टाइप का हमने एक बॉडी लिया हुआ है, फॉर स्टडी पर्पज के लिए हमने बॉडी लिया हुआ है, ये पूरा फ्लूइड फिल है तो इसमें हमने वेज टाइप का एक बॉडी स्टडी पर्पज से ले लिया था. इस वेज का जो डायमेंशन है ये ABC है. तो प्रेशर ऑन BC प्लेन देखा गया है. प्रेशर ऑन BC प्लेन जो है वो क्या है, प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है, PY है ऑन BC प्लेन. PX जो है वो प्रेशर की इंटेंसिटी कहाँ है, AC प्लेन पे. और सिमिलरली PZ क्या है, प्रेशर की इंटेंसिटी कहाँ है, जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है यानी कि AB प्लेन पे प्रेशर, यानी कि PX जो है वो AC प्लेन का प्रेशर इंटेंसिटी है, PY जो है वो BC प्लेन का प्रेशर इंटेंसिटी है और PZ जो है वो AB प्लेन का प्रेशर इंटेंसिटी है. थीटा जो है ये एंगल जो है इन दोनों वेज के बीच में, ट्रायंगल जो है एलिमेंट के एंगल का नाम है. तो टोटल प्रेशर अगर हमें निकालना हो, PX जो होगा वो टोटल प्रेशर है. ये जो कैपिटल PX आप देख रहे हैं ये टोटल प्रेशर है AB प्लेन पे. PY जो है वो टोटल प्रेशर है BC प्लेन पे. PZ जो है ये टोटल प्रेशर है AB प्लेन पे. तो अगर हम देखें तो हमें क्या है, PX इक्वल टू लिख सकते हैं PX स्मॉल px इंटू AC, स्मॉल px इंटू AC. कैपिटल PY इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल py इंटू BC. और सिमिलरली अगर हम PZ इक्वल टू लिख सकते हैं तो स्मॉल PZ इंटू AB लिख सकते हैं और PX इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल px इंटू AC. ठीक है. तो अगर हम बारी बारी से इस सभी चीज़ को डिस्कस करें तो हम क्या करते हैं कि इस जो PZ था, ये जो कैपिटल PZ था, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. ये कैपिटल PZ होगा तो कैपिटल PZ इंक्लाइन है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये दो डायरेक्शन में आएगा. एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा जिसको हम लोग PZX लिख सकते हैं और एक ये वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा जिसको हम लोग PZY लिख सकते हैं. तो अगर हम PZ को x डायरेक्शन में लिखते हैं तो PZ इक्वल टू लिख सकते हैं, PZX इक्वल टू लिख सकते हैं PZ साइन ऑफ थीटा और PZ ऑफ y इक्वल टू लिख सकते हैं PZ
कॉस ऑफ थीटा। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस फोर्स को हमने क्या किया, इस फोर्स को हमने आराम से रिजॉल्व कर दिया, इस फोर्स को हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाते, ये हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो पीजेड साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर में है, वो पी एक्स के बराबर में है, तो पीजेड साइन थीटा इक्वल टू पी एक्स कर दिया। अगर हम इस ट्रायंगल से, ये पूरे ट्रायंगल से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, इस पूरे ट्रायंगल से अगर अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू आप आराम से बता सकते हैं कि सर साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए सी अपॉन ए बी। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग आराम से लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो हम लोग अगर साइन थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, अगर इस साइन थीटा को हम लोग आराम से इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो देखिए इसको रिप्लेस करने पे क्या होगा, पी जेड इंटू पी जेड साइन थीटा इक्वल टू पी एक्स है, पी जेड इंटू ए बी साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आराम से ए बी इंटू ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कैप पी एक्स इंटू ए सी। अगर हम इसको कैंसिल कर दें, ए बी से ए बी गया तो पी सी पी जेड ए सी, पी जेड इंटू ए सी इक्वल टू पी एक्स इंटू ए सी हो गया, ए सी से ए सी गया, यानी कि पी जेड इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं पी एक्स के बराबर में। एक मैंने इस चीज़ से इससे डिराइव कर लिया। सेम कंडीशन अगर हम लगाएं, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो पी जेड कॉस थीटा, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो पी जेड कॉस थीटा प्लस इसका क्या है ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इंक्लूड करें तो पी जेड कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू पी वाई, पी जेड कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू पी। अब सिंस अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो एक छोटा सा एलिमेंट है, उसका वेट क्या बहुत कम होगा, तो हम उस वेट को क्या कर रहे हैं, उस वेट को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू बहुत ही कम वेट है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम 0 के बराबर में कर दिए हैं। तो पी जेड कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी वाई हो गया। पी जेड को हम लिख सकते हैं पी जेड इंटू ए बी, पी जेड को हम आराम से लिख सकते थे ना, पी जेड इक्वल टू क्या लिख सकते थे, पी जेड इंटू ए बी के बराबर में। तो हम क्या कर रहे हैं, पी जेड इंटू ए बी के बराबर में हमने इस चीज को लिख दिया था। पी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी वाई इक्वल टू पी स्मॉल पी वाई यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू बी सी। अब हम इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो इस ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ट्रायंगल से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बी सी अपॉन ए बी के बराबर में। तो हम इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो इस कॉस थीटा की वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे, इस कॉस थीटा की वैल्यू को जैसे ही अगर हम बी सी अपॉन ए बी पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड इंटू बी सी इक्वल टू पी वाई इंटू बी सी। बीसी से बीसी गया, बीसी से बीसी क्या, यानी कि आराम से लिख सकते हैं पी जेड इक्वल टू पी वाई। यानी कि आप देख सकते हैं अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि पी जेड इक्वल टू क्या था, पी एक्स के बराबर में था। अब क्या हो गया, पी जेड इक्वल टू क्या हो गया, पी वाई के बराबर में हो गया। यानी कि अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो दोनों इक्वेशन से हम आराम से लिख सकते हैं कि पी एक्स पी वाई इक्वल टू पी एक्स, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी इन ऑल द 3 डायरेक्शन इज इक्वल। प्रेशर इंटेंसिटी इन ऑल द 3 डायरेक्शंस आर इक्वल, यही हमने पास्कल्स लॉ ने बताया। अब हम पढ़ेंगे कि पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या, कहाँ हम एज अ इंजीनियर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड जैक्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड जैक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड जैक, आप देख सकते हैं कि हम लोग अपनी बाइक एंड कार को सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि जब हमें गाड़ी के बॉटम पार्ट पे कुछ रिपेयरिंग या कुछ सर्विसिंग करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक रैंप के ऊपर ले जाते हैं। और रैंप के ऊपर जब हम अपनी व्हीकल को पार्क करते हैं तो वो क्या, रैंप को अपलिफ्ट किया जाता है। रैंप को जब अपलिफ्ट करेंगे तो हमारी बाइक अब खड़ी हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रैंप जो जहां से वो मतलब ऑपरेट हो रहा है, रैंप जहां से ऑपरेट हो रहा है वहां पे वो इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे उतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में क्या वो करेगा, उस केस में क्या कर रहा होगा, देखिए ये हमारा एक जनरल बिहेवियर है। हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये प्लंजर है, हम क्या कर रहे हैं, यहां से प्रेशर लगा अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि ये प्रेशर वाटर पार्टिकल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते होते मूव करते करते इस रैंप तक पहुंचा। जितना प्रेशर हम यह लगाएंगे उतना ही प्रेशर क्या होगा, ये अप्लाई अपलिफ्ट करवाएगा। अब हम इसका फायदा क्या कैसे फायदा यूज करते हैं, देखिए हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा था कि प्रेशर हर एक डायरेक्शन में क्या है, इक्वल है। अगर किसी भी प्रेशर को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इस यहाँ पे अगर प्रेशर लगाए रहे तो इस प्रेशर का इस डायरेक्शन ये डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन में लेंगे, हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। हर जगह क्या होगा, ये प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। प्रेशर की इंटेंसिटी हर डायरेक्शन पे क्या होगी, इक्वल देखी गई है। यहाँ पे तो कोई अपसर्ज नहीं है। तो अगर ये फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर प्लंजर पे कितना प्रेशर हो रहा होगा। अगर हम प्लंजर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो प्लंजर का प्रेशर अगर हम यूज करें तो PR
जो है ये प्लंजर का प्रेशर है, F अपॉन कैपिटल ए। तो जितना प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा, प्रेशर तो सेम होगा, प्रेशर तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं, यही प्रेशर इसके बराबर में होगा। तो अगर हम रैम्प पे प्रेशर देखेंगे तो रैम्प का प्रेशर कितना हो जाएगा, P कैपिटल R लेते हैं तो रैम्प का प्रेशर कितना हो जाएगा, रैम्प का अगर हमें वेट नहीं पता है कितना है तो हम यहाँ पे F लिख सकते हैं। रैम्प की का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, रैम्प का जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये कैपिटल A के बराबर में है, तो कैपिटल A के बराबर में F अपॉन ए। अगर ये हम दोनों को इक्वेट कर दें तो कैपिटल F अपॉन ए, ये F डैश ले लेते हैं, F डैश अपॉन ए। तो अगर हम इस F की वैल्यू निकालें तो F डैश अपॉन ए, F डैश अपॉन ए, वन सेक, F डैश अपॉन स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। अब हम देख सकते हैं कि ये इसका फोर्स किसके बराबर में हो गया, अब इसके डायरेक्ट, मतलब जितना ज़्यादा इस रैम्प का, ये रैम्प का क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा ये वेट आराम से उठा सकता है, ये आराम से उठा सकता है। इसीलिए इस एप्लीकेशन को हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक जैक में यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज़ करते हैं। आप बड़े बड़े ट्रक में देखते होंगे कि इसी सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्या करते हैं, उसमें एक फ्लूइड फिल करते हैं, उस फ्लूइड को प्लंजर पर इंपैक्ट करता है तो हम बहुत ही हेवी लोड आराम से अप्लाई करके अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में आए तो आप इस फॉर्मूले का आराम से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एफ पी ए जो है, एफ पी अपॉन ए जो है, एफ पी जो ए है ये क्या है, प्लंजर का प्रेशर, और ए जो है वो प्लंजर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और एफ आर जो है वो रैम्प का क्या है, रैम्प पे प्रेशर कितना है, रैम्प पे फोर्स कितना लगेगा, और ए जो है ये रैम्प की क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डायमीटर ऑफ ए रैम एंड प्लंजर of a hydraulic jack are 200 mm and 300 mm respectively. Find the weight lifted by hydraulic jack when the force applied at plunger is 650 kilonewton. मतलब ये इस तरीके से इंस्टॉलेशन था जिसमें हमें पता है कि ये जो प्लंजर है इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, इस प्लंजर की डायमीटर दी हुई है, प्लंजर की जो डायमीटर है, प्लंजर की जो डायमीटर है ये है 30 mm, और रैम की जो जैक जो है, रैम की जो डाया है ये है 200 mm के बराबर में, रैम की जो डाया है ये है 200 mm के बराबर में। ठीक है, तो हमें पता करना है कि अगर ये 650 किलोन्यूटन फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं तो रैम कितना फोर्स अपलिफ्ट करेगा, रैम कितना फोर्स अपलिफ्ट करेगा। तो सब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हमें एरिया निकालना होगा कि प्लंजर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और रैम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो प्लंजर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कैसे निकालेंगे, प्लंजर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, π/4 इंटू 0.03 का स्क्वायर, 30 mm है तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लिए हैं तो 0.03, वहां से हमने निकाला तो 7.068 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे कि रैम का एरिया कैसे निकालेंगे, तो रैम का डाया कितना है, 200 mm है, तो डायमीटर हमें पता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, π/4 डी स्क्वायर, डाया 200 mm को हमने मीटर में चेंज कर लिया, कितना होगा 0.2 मीटर, हमने उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, वहां से जो वैल्यू आई है वो है 0.0314 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि पास्कल्स लॉ का के एप्लीकेशन के हिसाब से हमें क्या पता था, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन के हिसाब से हमें पता है कि एफ यानी कि प्लंजर पे जो प्रेशर फोर्स है इंटू अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लंजर इक्वल टू रैम पे जो फोर्स होगा सो अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रैम, यहां हमें पता है। अब देखिए कि प्लंजर पे इंटेंसिटी कितनी है फोर्स की, प्लंजर पे इंटेंसिटी कितनी है, फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, फोर्स की इंटेंसिटी है 650 किलोन्यूटन, और एरिया हमें पता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो 650 न्यूटन अपॉन एरिया कितना था प्लंजर पे, प्लंजर का एरिया कितना है 7.068 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेट किया रैम के फोर्स पे, रैम का फोर्स कितना है, एफ आर है, एरिया कितना है रैम का 0.0314 मीटर स्क्वायर, 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हमें फोर्स ऑन रैम निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, इसको इक्वेट करेंगे तो फोर्स ऑन रैम जो आ रहा है वो आ रहा है 28,876.65 न्यूटन। आप देख सकते हैं कि हमने फोर्स कितना लगाया था, फोर्स तो 650 किलो न्यूटन का ही लगाया था, लेकिन टोटल कितना फोर्स आ रहा है, अब कितना वेट वो अपलिफ्ट कर रहा है 28,876 में, अराउंड अगर देखा जाए तो अराउंड 4 टाइम्स फोर्स वो क्या कर रहा है, आराम से कैरी कर रहा है, फोर्स
अराउंड 4 टाइम फोर्स वो क्या कर रहा है, आराम से कैरी कर रहा है। ये सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना प्रेशर यहां पे होगा, जितना प्रेशर यहां होगा, सेम प्रेशर यहां होगा, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए एफ पी अपॉन ए क्या है, एफ पी अपॉन ए क्या है, ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर कौन फील कर रहा है, ये प्रेशर फील कर रहा है कौन, प्लंजर। एफ आर अपॉन ए क्या है, ये प्रेशर कौन फील कर रहा है, ये प्रेशर फील कर रहा है रैम। इसमें कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली लॉजिक नहीं थी, बहुत ही छोटा सा लॉजिक था। इसमें हम कुछ बस क्या करना है कि जो प्रेशर रैम फील कर रहा होगा, सेम प्रेशर क्या करेगा, सेम प्रेशर हमारा फील करेगा कौन, प्लंजर। सेम प्रेशर प्लंजर फील करेगा। हमने दोनों के प्रेशर को इक्वेट कर दिया है, दोनों के प्रेशर को इक्वेट कर दिए, तो वहां से हमने वैल्यू आराम से निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब हम लोग, ये बहुत ही जनरल टर्म है। पैराडॉक्स मतलब होता है कि समझ लीजिए कि एक तरह से कि ये भूल होती है, मतलब आप इस चीज को आदमी जनरल लाइफ में इस चीज को आदमी रिलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा कि अभी तक बहुत कॉमन अगर किसी भी नॉन टेक या मतलब किसी भी अगर आप लेमन से अगर आप इस बात की चर्चा करेंगे कि सपोज करो कि हम एक रेक्टेंगुलर टैंक में अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं और एक सर्कुलर टैंक में स्विमिंग कर रहे हैं, तो प्रेशर कहाँ होगा। तो जनरली बात है कि प्रेशर की बात आती है तो आदमी सोचते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया चेंज होगा दोनों का, तो वहां पे देखा जाता है। लेकिन अगर हम प्रेशर फील करने की बात करें बॉटम ऑफ द टैंक पे, टैंक के बॉटम पे बात करें, तो वो कभी भी कतई भी क्या है, वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है बस कितने हाइट तक पानी फ्लूइड फिल किया हुआ है, कितने हाइट तक पानी फिल किया हुआ है, बस उस पर डिपेंड करेगा। कहाँ, प्रेशर एट द बॉटम, मतलब प्रेशर जो बॉटम पे प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टेक्निकली उसके हेड पे, मतलब पानी की हेड कितनी है, पानी की हाइट कितनी है उसके ऊपर, पानी की हाइट कितनी है उसके ऊपर, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि डिपेंड करेगा किस पे, कि इसका शेप कैसा है, इसका शेप क्या है, इसकी क्रॉस सेक्शन क्या है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक स्विमर है, जो कि पानी के 10 मीटर डेप्थ पे वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, पानी के 10 मीटर डेप्थ पे स्विम कर रहा है। हमें निकालना है कि उस पे लगने वाला प्रेशर बताओ कि अगर वो रेक्टेंगुलर शेप के टैंक में स्विम कर रहा है, या कोनिकल शेप के टैंक में स्विम कर रहा है, या रेगुलर वाटर वेल में स्विम कर रहा है। ठीक है, तीन केस हमारे पास हैं कि रेक्टेंगुलर शेप कैप में स्विमिंग कर रहा है, या कोनिकल शेप में स्विमिंग कर रहा है, या रेगुलर वेल टैंक में स्विम कर रहा है। आप तीनों चीज पे हमें प्रेशर निकाल के दीजिए कि इस पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रोज इंटू जी एच। पी इक्वल टू होता है ना पी ए टी एम प्लस रो जी इंटू एच। ये क्या है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब जो प्रेशर वाटर एक्ट कर रहा होगा। अब पीए क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर के कारण जो उसके बॉडी पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, हम उसी को लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन में हमें क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कितना लेना है, 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल लेना है। 1.05 10 टू दी पावर 5 पास्कल लेना है। तो अगर प्रेशर अगर स्विमर जो है वो अगर 10 मीटर डेप्थ पे अगर वो रेक्टेंगुलर टैंक में स्विंग कर रहा है, तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें पी ए प्लस रो इंटू जी एच, तो पी ए तो हमें पता था 1.05 इंटू 10 टू दी पावर, ये तो चेंज नहीं होने वाले, तो कांस्टेंट वैल्यू थी। रो इंटू जी एच लिखते हैं, रो इंटू जी एच। अगर हम रो इंटू जी एच का, रो यानी कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 100 kg पर मीटर क्यूब, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने हेड पे मतलब कितने डेप्थ पे वो स्विमिंग कर रहा है, वो 10 मीटर डेप्थ पे स्विमिंग कर रहा है। यानी कि अगर टोटल प्रेशर अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आ रही है 1,99,000 पास्कल, 1,99,000 पास्कल। सिमिलरली अगर प्रेशर स्विमर जो है वो कोनिकल शेप के टैंक में स्विमिंग कर रहा है, अगर वो कोनिकल शेप के टैंक में स्विमिंग कर रहा है, तो वहां पे देखिए पी ए इक्वल टू क्या, रो जी एच। पी ए इक्वल टू क्या, रो इंटू जी एच। पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम वैल्यू प्लस रो इंटू जी, वाटर की यूनिट वेट, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, हमने उसको पुट किया, सेम वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर हमने उसको रेगुलर वाटर में डाला, तो वहां पे भी रो इंटू जी एच का ही फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू सेम आ रही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वाटर जो कोई भी आदमी, चाहे आप हैं या हमें या कोई भी XYZ पर्सन है, अगर वो किसी भी टैंक के शेप में स्विमिंग कर रहा होगा, उस पर लगने वाला प्रेशर ये नहीं डिफाइन कर पाएगा कि वो कौन से टैंक की शेप में वो
स्विमिंग कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस पर लगने वाला प्रेशर, उस पर लगने वाला प्रेशर डिपेंड करता है कि वो वाटर की कितनी हेड, मतलब वाटर से वो अपर लेवल टॉप लेयर से वो कितने नीचे पे है, मतलब वाटर उस पर कितना प्रेशर लगा रहा है वो डिपेंड करेगा। यानी कि टेक्निकली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हेड पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज हमने इसके एग्जाम्पल से अभी देख लिया, इस एग्जाम्पल से हम लोग ने इस बात को देख लिया है। ठीक है, देखा जाए एक बार फिर से इस चीज को समझ ले। ये हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर टैंक था, ये हमारे पास क्या था, एक कोनिकल टैंक था, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टैंक था, यानी कि नॉर्मल वाटर वेल कुआं ये था। ठीक है, हमें पता था कि ये नीचे से 10 मीटर पे था, 10 मीटर पे, ये भी यहाँ से 10 मीटर पे स्विमिंग कर रहा था, और ये भी यहाँ से 10 मीटर पे स्विमिंग कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर सब में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर जो है वो डिपेंड होता है पी ए प्लस रो इंटू जी इंटू एच से। एच मतलब हाइट, हेड, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, जितना हाइट है, पानी की हाइट कितनी है, बस उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ इस फॉर्मूले में हम लोग ने कहीं एरिया या वॉल्यूम या किसी चीज़ की चर्चा की जो कि शेप पे डिपेंड कर रहा है, नहीं की। इसका मतलब ये बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब बात करते हैं फ्लूइड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, फ्लूइड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक ऑयल टैंकर होता है, वो बार बार मूव कर रहा होता है। एक ऑयल टैंकर है, वो बार बार मूव कर रहा होता है, उसके अंदर में ऑयल फिल है। ऑयल फिल है तो हमें पता है कि जब किसी भी बॉडी का कुछ ना कुछ डेंसिटी या यूनिट वेट होता है, तो वो सामने वाले या जिस सरफेस के साथ वो कॉन्टैक्ट में है उस पर वो क्या एग्जर्ट करेगा, वो उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वो उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो सिमिलरली अगर देखिए, सपोज देखिए कि अगर ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक टैंक है, और ये टैंक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, और ये डायरेक्शन में क्या है कि इस पे ऑयल हमने फिल करवा रखा है। तो ये ऑयल जैसे ही मूव करेगा तो टैंक मूव में है, लेकिन फ्लूइड जो है इसके अंदर का जो ऑयल है वो क्या है, वो रेस्ट पे है। वो क्या है, वो रेस्ट पे है, वो उसके अंदर में वो कोई मोशन में नहीं है। जब वो रेस्ट पे है तो उस पर लगने वाला शेयर स्ट्रेस तो की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जब तक फ्लो नहीं करेगा तब तक शेयर स्ट्रेस तो आएगा नहीं, तो शेयर स्ट्रेस की लगने वाली वैल्यू क्या हो गई, वहां पे 0 हो गई। वहां पे इस केस को क्या, इस केस को, लेकिन वो क्या मूवमेंट में है, तो इस केस को बोला जाता है क्या, इस केस को बोला जाता है फ्लूइड अंडर रिलेटिव इक्विलिब्रियम। फ्लूइड अंडर रिलेटिव इक्विलिब्रियम मतलब क्या, फ्लूइड तो रेस्ट पे है, फ्लूइड तो अपने इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन फ्लूइड जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो कंटेनर क्या है, वो मोशन में है, वो एक वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। सॉरी। तो जब वो मूव कर रहा है तो फ्लूइड जब मूव करेगा तो क्या करेगा, जब ये मूव कर रहा होगा तो हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हम लोग 6th-7th क्लास में पढ़ते थे। तो जब कोई बॉडी जिसकी कोई मास है और वो किसी एक्सेलरेशन में, तो वो तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो अगर हमारा कंटेनर का जो वॉल है, हमारा कंटेनर का वॉल है, अगर वो इतना कैपेबल ना हो कि इस फोर्स को कैरी कर पाए, अगर वो इतना कैपेबल ना हो जो इस फोर्स को कैरी कर पाए, तो क्या होगा, टैंक इसमें से फ्लूइड क्या, फुल ऑयल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। या हमें पता है कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक चीज और पता होती है कि प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच होता है। रो इंटू जी है, फोर्स इक्वल टू, अगर हम प्रेशर इक्वल टू लिख देते हैं रो इंटू जी एच। और अगर हम इसी चीज को, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम इसी को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक फोर्स बन जाता है, ये एक फोर्स बन जाता है। तो अगर हमारा हाइट ऑफ वाटर कॉलम कुछ इतना हो जाए, हाइट ऑफ वाटर कॉलम कुछ इतना हो जाए कि ये पूरा का पूरा फोर्स जो होता है, ये पूरा का पूरा फोर्स जो होता है वो कैरी ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये बस्ट हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि जब हमारा रिलेटिव इक्विलिब्रियम या तो एक्स डायरेक्शन में हो रहा होगा या वाई डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो उस केस में क्या फील किया जाता है। देखिए, हम सपोज करिए कि हमारे पास एक लिक्विड है जो कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्या एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर उस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ ये फोर्स मूव कर रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फ्लूइड में से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं, ये छोटा सा एलिमेंट को हमने इस पे प्रोजेक्ट कर दिया। इस एलिमेंट की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डी है। इस पे लगने वाला जो लेफ्ट साइड से फोर्स है, प्रेशर है, वो पी है, और राइट साइड से जो प्रेशर वो पीडीपी है। जब हम इसको यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस प्रेशर को अगर हम समेशन एफएक्स करते हैं तो P इंटू डी प्रेशर माइनस P इंटू डी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली मास इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। जितना लेंथ है तो डी इंटू डी एक्स कर दिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू
डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देखा गया है माइनस ऑफ डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इस पे जो सपोज करो कि ये हमारा बॉडी है, ये इस सरफेस पे यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया था, इस पार्टिकल की हम स्टडी कर रहे हैं। इस पार्टिकल पे लगने वाला ये क्या है, इस पार्टिकल पे लगने वाला ये क्या है, ये एक वर्टिकल फोर्स है जिसको आर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। इस वर्टिकल फोर्स को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वर्टिकल फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से, ठीक है। और ये क्या है, ये वेट है, ये क्या है, इस बॉडी की वेट है, इस बॉडी की वेट है। तो अगर हम इस वर्टिकल फोर्स जो था, जो इस लिक्विड एलिमेंट पे लग रहा होगा, अगर हम इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करें तो आर साइन थीटा इक्वल टू क्या, फोर्स। यही फोर्स कौन सा है, ये फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाला एम इंटू एक्स। तो आर साइन थीटा को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो एफ के बराबर में, और एफ इक्वल टू पता है एम इंटू एस, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। यानी कि अगर इसके हॉरिजॉन्टल, इसके वर्टिकल डायरेक्शन को हम रिजॉल्व करते हैं वो क्या होता है, आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तब हम इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम इस चीज को रिलेट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 और 2 से आ रहा है टेन थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी। अब इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, ए एक्स अपॉन जी का सिग्निफिकेंस क्या है कि इस पूरे लाइन पे देखा जाए, जो कि हमने टॉप लाइन पे, इस पूरे लाइन पे प्रेशर का जो वेरिएशन होगा वो टेन थीटा किसके से वेरी करेगा, टेन थीटा से वेरी करेगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी, इसकी वैल्यू होगी ए एक्स अपॉन जी के बराबर में, इसकी वैल्यू होगी ए एक्स अपॉन जी के बराबर में। सिमिलरली अगर हम इस सेम चीज को अगर हम वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करें, लिक्विड सब्जेक्टेड टू वर्टिकल एक्सेलरेशन, उस केस में देखिए कि हमारे पास एक प्रिज्म है जो कि हमें जिसकी हमें स्टडी करनी है। इस प्रिज्म जो है ये अपसाइड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए वाई के साथ, ये अपसाइड मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ए वाई के साथ। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन फोर्स जो होगा वो फोर्स ड्यू टू पी एंड माइनस वेट ऑफ प्रिज्म, मतलब कि ये इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स किसके कारण से आ रहा होगा, एक तो इसके ऊपर पे प्रेशर जो लग रहा होगा, वाटर का प्रेशर जो लग रहा होगा और दूसरा इसका जो खुद का वेट होगा उसके कारण से, खुद का जो वेट होगा उसके कारण से। यानी कि ये अपवर्ड प्रेशर है और ये क्या है, ये mg है, ये क्या है, mg है, खुद का वेट। तो अपवर्ड प्रेशर pa फोर्स इंटू एरिया माइनस गामा इंटू अपवर्ड प्रेशर माइनस गामा इंटू एच इंटू ए, मतलब यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम हमने कर दिया, यानी कि इसकी खुद की वेट ले लिए। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रिज्म इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास ऑफ प्रिज्म मतलब क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे इंटू एरिया कर दिए। देयरफॉर अगर हम टोटल नेट फोर्स अगर हम इस प्रिज्म पे लगाएं, तो इस प्रिज्म का जो नेट फोर्स होता है वो पी ए माइनस गामा एच ए इक्वल टू रो एच ए इंटू ए वाई होता है, ठीक है। जहां से अगर हम प्रेशर की इंटेंसिटी को ले तो पी इक्वल टू रो जी एच 1 प्लस ए वाई जी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब है, जब एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। वहीं अगर एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये केस हम फिल कर पाएंगे, रो जी एच माइनस ए वाई अपॉन जी। ओके, थैंक यू।